अच्छा, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाला। ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस ऑटोनॉमिक लफ्ज़ का मतलब क्या है। ठीक है। ऑटोनॉमिक का मतलब होता है ऑटोमेटिक। ठीक है। यानी कि बॉडी के ऐसे फंक्शंस जो कि ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। ठीक है। ऑटोमेटिक या फिर ऑटोनॉमिक फंक्शंस को हम लोग इनवॉलंटरी फंक्शंस भी कह सकते हैं। ठीक है। अब इनवॉलंटरी फंक्शंस कौन से होते हैं? वो फंक्शन जो कि ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होते। मतलब जैसा कि हार्ट बीट है, आप अपने हार्ट को बीट नहीं करवा सकते, वो खुद ब खुद बीट होता रहता है कंटिन्यूसली। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हार्ट बीट है ये ऑटोमेटिक या फिर ऑटोनॉमिक या फिर इनवॉलंटरी फंक्शन है। इनवॉलंटरी फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है। तो हार्ट बीट इनवॉलंटरी फंक्शन है, ऑटोमेटिक है, ऑटोनॉमिक है। ठीक है। ब्रीथिंग जो है वो भी इनवॉलंटरी फंक्शन है, आपके कंट्रोल में नहीं है। और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी आपके कंट्रोल में नहीं होता, मतलब ये भी इनवॉलंटरी फंक्शन है। इसके अलावा जो डाइजेशन है वो भी इनवॉलंटरी फंक्शन है, यानी कि ये वो फंक्शंस है जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। इन फंक्शंस को हम लोग ऑटोमेटिक या फिर ऑटोनॉमिक भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है जो कि आपकी इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इस सिस्टम को हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि आपके पास एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है और दूसरा आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। ठीक है। अब इनवॉलंटरी फंक्शन को तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है ना, तो फिर जो वॉलंटरी फंक्शन है, वॉलंटरी फंक्शन को कौन कंट्रोल करेगा? उसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है। वॉलंटरी फंक्शन वो फंक्शन है जो कि आपके कंट्रोल के अंदर होते हैं। मतलब अगर आप चाहो तो आप अपने स्केलेटल मसल को मूव कर सकते हो। ठीक है। मतलब अगर आप चाहो तो आप अपने हाथों को मूव कर सकते हो, टांगों को मूव कर सकते हो। तो ये आपकी क्या है? स्केलेटल मसल मूवमेंट है जो कि आपकी कंट्रोल के मुताबिक है। ठीक है। यानी आप अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्जी के मुताबिक स्केलेटल मसल को मूव कर सकते हो। तो ये क्या हुआ? ये आपका वॉलंटरी फंक्शन हुआ। इसी तरह वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, राइटिंग हो गया, तो डिफरेंट आपके पास वॉलंटरी फंक्शंस होते हैं। तो इन वॉलंटरी फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? इसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है। सो आपको सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिफरेंस का पता चल गया। एक इनवॉलंटरी करता है, दूसरा वॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है। अब हमने जो डिवीजन पढ़ी थी पीएनएस की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, उसमें आपको पता था दो डिवीजन थी, एक इफेरेंट मोटर डिवीजन, दूसरा हमारे पास एफेरेंट सेंसरी डिवीजन। ठीक है। अब यहाँ पे दो बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें मैं ऑलरेडी मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन का आपको बता चुका हूँ। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप सबसे पहले जाके पिछला लेक्चर वॉच करो, उसके बाद जो है आप इस लेक्चर पे आओ, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है। सो हमेशा दो बातें याद रखो। जब भी सेंसरी न्यूरॉन या फिर सेंसरी डिवीजन का लफज आएगा, सो इट मीन्स कि जो सेंसरी डिवीजन या फिर सेंसरी न्यूरॉन है वो सिग्नल को हमेशा कहाँ पे भेजेंगे? वो ब्रेन की तरफ सिग्नल को भेजेंगे। ठीक है। ये बात याद रखो। और जब भी मोटर न्यूरॉन का लफज आएगा तो मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है? कि सिग्नल को भेजना बॉडी पार्ट्स की तरफ। ठीक है। तो ये दो डिफरेंस हमेशा याद रखो, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन या फिर डिवीजन के बारे में। ठीक है। मतलब सेंसरी होगा तो वो सिग्नल को बॉडी पार्ट से उठाएगा, ब्रेन की तरफ भिजवाएगा। और मोटर डिवीजन होगा तो वो क्या करेगा? वो ब्रेन से सिग्नल उठा के बॉडी पार्ट्स की तरफ भिजवाएगा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। सो ये डिफरेंस है एफरेंट सेंसरी डिवीजन में, क्योंकि इसमें सेंसरी न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं, और इफरेंट मोटर डिवीजन जिसमें जो है इफरेंट मोटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। और जो मोटर न्यूरॉन की जो लोकेशन होती है, सेंसरी की जो लोकेशन होती है, वो हम लोग पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। वो जाके आप देख लो। ओके। अब यहाँ पे जो इफेरेंट मोटर डिवीजन है, इसके फिर फर्दर दो सब डिवीजन है, एक है सोमैटिक, एक है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक और सोमैटिक का डिफरेंस मैंने यहाँ पे आपको ऊपर बता दिया है। ठीक है। अब फिर इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर फिर तीन सब डिवीजन्स आते हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और तीसरा है एंटेरिक। अब ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक है, इस दोनों का तो सबको पता होता है, लेकिन अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं वो इस एंटेरिक वाले को इग्नोर करते हैं। जबकि ये जो एंटेरिक वाला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है। एंटेरिक का मतलब होता है जीआईटी, यानी आपके जीआईटी का जो नर्वस सिस्टम है उसको हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसको हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो ये आपके पास जनरल इंट्रोडक्शन था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। अच्छा, अब लिपिनकॉट में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो चैप्टर है उसमें जो पहला पैराग्राफ है ओवरव्यू वाला, उसमें ये बात लिखी हुई है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो कोऑर्डिनेशन या फिर कम्बिनेशन में काम करता है एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। यानी कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में। ठीक है। तो ये पहले पैराग्राफ में मेंशन है ओवरव्यू के। ठीक है।
अब हम लोग किसी एग्जांपल के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसे मिल के काम करता है एंडोक्राइन सिस्टम के साथ बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने में, ठीक है। तो सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। लेट सपोज फॉर एग्जांपल आप रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है। रास्ते पे आपके सामने एकदम से कोई डॉग या कुत्ता आ जाता है, ठीक है। तो आप एकदम से क्या हो जाते हो, डर जाते हो उससे, ठीक है। तो उस फेयर सिचुएशन में या फिर उस स्ट्रेस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट रेट है, मतलब आपकी दिल की धड़कन एकदम से तेज़ हो जाती है, ठीक है। आपकी जो ब्रीथिंग है, सांस लेने का अमल जो है वो भी तेज़ हो जाता है। आपके जो रिस्पायरेटरी एयरवेज है वो ओपन हो जाते हैं ताकि आप जो है इजीली और जल्दी जल्दी सांस ले सको, ठीक है। तो ये सारे आपके ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं एकदम से जब आप किसी स्ट्रेस सिचुएशन में या फिर फेयर सिचुएशन में हो जाते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके साथ ही सेम टाइम पे जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी एक्टिवेट होता है। वो कैसे होता है? सबसे पहले सेम टाइम पे, मतलब जब आपको ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स आपका स्टार्ट हो गया ना, उसी सेम टाइम पे आपके ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है, वो एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। एड्रीनल ग्लैंड जो है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है इसके अंदर काफ़ी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जिनमें से एक एड्रीनल ग्लैंड भी है, ठीक है। सो जब आपके ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स जनरेट हुए तो उसी सेम टाइम पे ब्रेन के जो हाइपोथैलेमस है उसने एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, और एड्रीनल ग्लैंड ने जो है आगे दो हार्मोन रिलीज़ किए, एक एड्रीनलिन और दूसरा कॉर्टिसोल, ठीक है। अब ये जो एड्रीनलिन है और ये जो कॉर्टिसोल है, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, उसी स्ट्रेस सिचुएशन में आपका जो एनर्जी लेवल है उसको हाई मेंटेन रखेंगे, ताकि आप जो है उस स्ट्रेसफुल या फिर उस इमरजेंसी सिचुएशन को डील कर सको, ठीक है। और इसके साथ आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी एड्रेनलिन की वजह से इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये जो हार्मोन्स होते हैं एंडोक्राइन, ये आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो रिस्पॉन्सेस है उनको भी मेंटेन या फिर सस्टेन रखते हैं, ठीक है। जो कि ये वाले रिस्पॉन्सेस है, हार्ट रेट इंक्रीज, ब्रीथिंग इंक्रीज, एयरवेज ओपनिंग ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो इन ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस को भी जो है एंडोक्राइन हार्मोन जो है वो मेंटेन या फिर सस्टेन रखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ सेम टाइम पे काम करता है, यानी कि दोनों जो है मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने में या कंट्रोल करने में, ठीक है, ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल या फिर ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस। ओके हो गया? अच्छा जी। अब ये जो ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस होते हैं ये काफ़ी रैपिड और क्विक होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करता है न्यूरॉन्स के ज़रिए, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उनकी जो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन है, या मतलब ट्रांसफरिंग जो स्पीड है न्यूरॉन के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की, वो काफ़ी फास्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि न्यूरॉन के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल करेगा वो काफ़ी तेज़ी से टारगेट ऑर्गन तक पहुँचेगा, ठीक है। और जो आपके पास एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें ये, चूंकि ये सिग्नल और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना बेसिकली, वो हार्मोन की शक्ल में सिग्नल को सेंड करते हैं टारगेट ऑर्गन तक, ठीक है। सो हार्मोन की शक्ल में जब सिग्नल होता है तो हार्मोन को जो है टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि हार्मोन जो है वो ब्लड के थ्रू स्लोली स्लोली ट्रेवल करता है टारगेट ऑर्गन तक, जिसकी वजह से हार्मोन के केस में क्या होता है कि जो रिस्पॉन्स है वो स्लो और डिले रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। अब हार्मोन के केस में जो रिस्पांस है वो स्लो होगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के केस में जो रिस्पांस होगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की ट्रांसमिशन स्पीड की वजह से क्विक होगा और शॉर्ट लास्टिंग होगा, ठीक है। क्विक इस तरह हुआ कि जब आपके सामने डॉग या कुत्ता अपीयर हुआ तो आपका हार्ट रेट एकदम से तेज़ हो गया, ठीक है। सो ये क्या था, ये एक क्विक रिस्पॉन्स था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से, ठीक है। सो ये वजह होती है कि हम कहते हैं लिपिनकॉट में कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है, ठीक है। क्लियर हो गया? दोनों का कोऑर्डिनेशन समझ आ गया? ओके। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसको हम लोग विजरल सिस्टम भी कहते हैं और वेजिटेटिव भी कहते हैं, ठीक है। ये भी लिपिनकॉट में मेंशन है। अब इसको हम लोग विजरल सिस्टम क्यों कहते हैं? बिकॉज हमारी बॉडी का जो विजरा है, विजरा का मतलब जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है बॉडी में उसको हम विजरा कहते हैं। अब बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स बहुत सारे हैं, जैसे कि हार्ट है बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन है, स्टमक इंटरनल ऑर्गन है बॉडी का, ठीक है, लंग्स है, मतलब काफ़ी सारे ऑर्गन्स है, किडनीस है, ठीक है। तो जितनी भी इंटरनल ऑर्गन्स है बॉडी के उनको हम विजरा कहते हैं। तो इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शंस को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, इसकी वजह से हम लोग इसको विजरल सिस्टम भी कहते हैं। और जो वेजिटेटिव सिस्टम होता है, वेजिटेटिव सिस्टम भी हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी हमारी बॉडी की जो बेसिक लाइफ सपोर्टिंग फंक्शन है, ठीक है, जैसे सांस लेना हो गया, ब्रीथिंग, हम लोग सांस ले रहे हैं तभी तो हम सर्वाइव कर पा रहे हैं ना, तो हमारा मतलब लाइफ सपोर्टिंग फंक्शन है ब्रीथिंग जो है, ठीक है। तो जितनी भी लाइफ सपोर्टिंग फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है जो
जो कि हमारी सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है, वो बेसिक लाइफ सपोर्टिंग फंक्शन जो है उसको भी कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इस वजह से हम लोग जो है इसको वेजिटेटिव सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको कोऑर्डिनेशन बता दिया एग्जांपल के साथ, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग विजुअल सिस्टम भी कहते हैं ऑटोनॉमिक को, और वेजिटेटिव भी कहते हैं, ठीक है। और मैंने इसमें साथ आपको ये भी बताया कि हार्मोन्स के थ्रू सिग्नल जब जाएगा टारगेट ऑर्गन तक तो वो स्लो होगा, मतलब रिस्पॉन्स उसमें स्लो प्रोड्यूस होगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा, जबकि ऑटोनॉमिक में जो है रिस्पॉन्स क्विक होता है और फास्ट होता है। अच्छा, तो हम अभी थोड़ा सा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो एनाटमी है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं, ज़रा उसको समझते हैं, ठीक है। ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये क्या है, ये टारगेट टिश्यू है, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई टारगेट सेल भी हो सकता है या फिर टारगेट ऑर्गन भी हो सकता है, ठीक है। हमें पता है कि काफ़ी सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे टारगेट टिश्यू या फिर टारगेट सेल या फिर टारगेट ऑर्गन भी हो सकता है, और सबके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो टिश्यू हो या चाहे वो सेल हो या चाहे वो जो है ऑर्गन हो, सबके ऊपर जो है रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, सरफेस पे। ओके, अब ऑर्गन्स हमारे पास कोई भी हो सकता है, हार्ट भी हो सकता है, हमारा लंग्स भी हो सकता है, स्टमक भी हो सकता है। हमें पता है कि हार्ट के ऊपर रिसेप्टर होता है बीटा 1, ठीक है। इसी तरह लंग्स के अंदर रिसेप्टर होता है बीटा 2, ठीक है। तो हमें पता है कि रिसेप्टर्स ऑर्गन्स के ऊपर होते हैं और ऑर्गन्स बना ही टिश्यू से होता है और टिश्यू बना ही होता है सेल से, ठीक है। आप इसको टारगेट टिश्यू कहो या टारगेट सेल कहो या टारगेट ऑर्गन कहो, एक ही बात है, ठीक है। अब ये जो टारगेट टिश्यू होता है इसको हम लोग एफेक्टर टिश्यू भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको टारगेट ऑर्गन की बजाय एफेक्टर ऑर्गन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स या फिर नाम लेके हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैंने सोमैटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैंने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन ड्रॉ किए हैं और यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक के मैंने न्यूरॉन्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले बात यह है ज़रूरी कि ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन होता है वो सिर्फ एक ही सिंगल मोटर न्यूरॉन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन कह रहे हैं और सेंसरी न्यूरॉन नहीं कह रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? बिकॉज यहाँ पे हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी पीएनएस में, हमारे पास एक एफेरेंट डिवीजन था सेंसरी और दूसरा हमारे पास मोटर इफेरेंट डिवीजन था। यानी कि ये जो इफेरेंट डिवीजन है इसको हम लोग मोटर डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है मोटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। और मोटर न्यूरॉन मैंने आपको क्या बताया था कि वो सिग्नल को ब्रेन से लेके जाते हैं बॉडी के डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स या टिश्यूज़ तक, ठीक है। चूंकि ये मोटर इफेरेंट डिवीजन है और इस मोटर इफेरेंट डिवीजन के अंदर हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है और सोमैटिक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इसमें भी हमने जो न्यूरॉन को डिस्कस करना है वो कौन से होंगे, वो मोटर न्यूरॉन होंगे, क्योंकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम पार्ट है किसका, मोटर डिवीजन का, ठीक है। और ऑटोनॉमिक में भी हम लोग जो है मोटर डिवीजन मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे जो न्यूरॉन मैंने ड्रॉ की है इनको मैं मोटर न्यूरॉन कह रहा हूँ और सेंसरी न्यूरॉन नहीं कह रहा, बिकॉज ऑफ दिस मोटर इफेरेंट डिवीजन, ठीक है। ओके, अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो मोटर न्यूरॉन है वो सिर्फ सिंगल मोटर न्यूरॉन होता है, ठीक है। और ये जो सिंगल मोटर न्यूरॉन होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम का, ये कोलिनर्जिक होता है। कोलिनर्जिक न्यूरॉन वो न्यूरॉन होता है जो कि एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करता है एक्सॉन टर्मिनल से, ठीक है। मतलब इसने जो है एक्सॉन टर्मिनल से यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज़ किया। एसिटाइलकोलिन क्या है, वो एक केमिकल है या फिर हम इसको न्यूरोट्रांसमीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एसिटाइलकोलिन जो है ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल को, ठीक है। ओके, ये जो एसिटाइलकोलिन केमिकल इसने रिलीज़ किया या जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इसकी एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ करने की वजह से हम इसको जो है कोलिनर्जिक मोटर सोमैटिक न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो एसिटाइलकोलिन यहाँ पे इसने रिलीज़ किया, अब ये यहाँ पे टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन पे इसका जो रिसेप्टर होगा, ठीक है, उस पे ये बाइंड करेगा और डिफरेंट रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करेगा इस ऑर्गन में या इस टिश्यू में, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन जिस रिसेप्टर पे बाइंड करता है वो रिसेप्टर हमारे पास या तो निकोटिनिक रिसेप्टर होगा या तो मस्कारिनिक होगा, ठीक है। तो निकोटिनिक और मस्कारिनिक दोनों रिसेप्टर को मिला के हम कहते हैं कि ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर है। तो हम कह सकते हैं कि एसिटाइलकोलिन जो है वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड करता है टारगेट टिश्यू पे या टारगेट ऑर्गन पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपको नज़र आ रही है। सोमैटिक में सिंगल मोटर न्यूरॉन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में शॉर्ट प्री गैंग्लियोनिक और लॉन्ग पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ठीक है। प्री का मतलब है पहले गैंग्लियन से, ठीक है, उसको हम प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन बोलेंगे। और गैंग्लियन ये जो आपको ग्रीन सर्कल नज़र आ रहा है ना, ये गैंग्लियन है, ठीक है। गैंग्लियन के बाद जो न्यूरॉन प्रेजेंट है उसको हम लोग पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। अब गैंग्लियन क्या है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले सीएनएस वाले लेक्चर में, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे रिवाइज कर लेता हूँ। गैंग्लियन आपके पास वो एरिया होता है कि जिस एरिया में काफ़ी सारी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज जिस एरिया में प्रेजेंट हो उसको हम गैंग्लियन कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है और जो पोस्ट है,
दोनों के बीच में छोटी सी स्पेस या गैप आपको नज़र आ रही है, इस गैप को हम लोग साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। यानी इस गैप या इस साइनेप्स के थ्रू जो एक न्यूरॉन जो है वो दूसरी न्यूरॉन पे सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में सिंगल मोटर न्यूरॉन से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें हमारे पास शॉर्ट प्री गैंग्लियोनिक और लॉन्ग पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये देखते हैं हम कि कोलिनर्जिक होगा और या एड्रिनर्जिक होगा ये न्यूरॉन जो है, ठीक है। अब हम इसको प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन तो बोलेंगे, लेकिन हम इसको प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन बोलेंगे, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी तो ऑटोनॉमिक का हिस्सा है और ऑटोनॉमिक भी जो है वो मोटर डिवीजन का पार्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन है, किसके? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। तो हम इसको प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन भी तो कह सकते हैं ना। ओके, सो यहाँ पे जो पहला है प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन, ठीक है, ये होता है क्या? कोलिनर्जिक, मतलब ये जो है रिलीज करेगा किसको? एसिटाइल कोलिन को, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन ने रिलीज किया किसको? केमिकल को, एसिटाइल कोलिन को। ये एसिटाइल कोलिन जो है ये इस पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। इसको ये एक्टिवेट करेगा या स्टिमुलेट करेगा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को, और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है वो अपने एक्सॉन टर्मिनल से जो केमिकल रिलीज करेगा वो क्या होगा? वो नॉरएपिनेफ्रिन होगा, ठीक है हमारे पास। अब ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है, अब ये अपने टारगेट ऑर्गन पे, अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, ठीक है। जैसे अगर ये टारगेट ऑर्गन लेट सपोज हार्ट है, तो हार्ट पे बीटा 1 रिसेप्टर है, तो ये नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये बीटा 1 रिसेप्टर पे हार्ट पे बाइंड करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, ठीक हो गया। अब चूंकि यहाँ पे ये जो सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है ये नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज कर रहा है ना, तो इस किस्म के न्यूरॉन को हम लोग एड्रीनर्जिक न्यूरॉन कहेंगे। जो भी न्यूरॉन नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करे उस न्यूरॉन को हम एड्रीनर्जिक न्यूरॉन कहते हैं, और जो एसिटाइलकोलिन को रिलीज करे वो कोलिनर्जिक होता है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक में हमारे पास शॉर्ट प्री गैंग्लियोनिक और लॉन्ग पोस्ट गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक कोलिनर्जिक है और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है वो एड्रीनर्जिक है, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा डिवीजन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसमें हमारे पास जो प्री गैंग्लियोनिक मोटर पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन है वो लॉन्ग है और जो पोस्ट है वो शॉर्ट है, ठीक है। और ये जो गैंग्लियन है इसका, ठीक है, इस ग्रीन कलर का। अब इसमें क्या है पैरासिम्पैथेटिक में? इसमें आपके पास ये जो प्री सिंपैथेटिक न्यूरॉन है मोटर, ये भी रिलीज करता है किसको? एसिटाइलकोलिन को, ठीक है। और ये जो पोस्ट मोटर न्यूरॉन है पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है ये भी रिलीज करता है एसिटाइलकोलिन को, ठीक है। तो इसमें दोनों न्यूरॉन जो है वो कोलिनर्जिक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अब यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपको कुछ बुक्स में दो वर्ड्स मिलेंगे गैंग्लियन के बारे में। वो है क्या है? वो है कि एक आपको दिखाई देगा कि लिखा होगा इंट्राम्यूरल गैंग्लियन, ठीक है, इंट्राम्यूरल गैंग्लियन होगा, या फिर दूसरा आपको दिखाई देगा वर्ड वो होगा टर्मिनल गैंग्लियन, ठीक है। टर्मिनल गैंग्लियन आपके पास वो गैंग्लियन होता है जो कि टारगेट ऑर्गन के करीब हो। मतलब ये आपके पास लेट सपोज हार्ट है ना, ये टारगेट ऑर्गन है, ठीक है। इस टारगेट ऑर्गन के करीब यहाँ पे अगर इस तरह गैंग्लियन बना हो, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो टारगेट ऑर्गन के करीब गैंग्लियन है ये टर्मिनल गैंग्लियन है। और ये जो इंट्राम्यूरल गैंग्लियन है ये क्या है? ये आपके पास होता है विद इन द टारगेट ऑर्गन। अगर ये हार्ट है ना लेट सपोज, तो हार्ट के अंदर यहाँ पे गैंग्लियन होगा और इसके अंदर ही आपके पास पोस्ट और प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन लोकेटेड होंगे, ठीक है। तो विद इन द टारगेट अगर आपके पास गैंग्लियन हो तो वो आपके पास इंट्राम्यूरल, और नियर द टारगेट हो तो वो टर्मिनल गैंग्लियन है, ठीक है। सो ये था हमारे पास बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन एनेटमी का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमने जो पढ़ा ना कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक है, पैरा, तो इनकी जो न्यूरॉन्स है ये स्टार्ट कहाँ से होता है, इनकी लोकेशन क्या है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो वो हम अब देखते हैं आगे। अभी हम लोग लोकेशंस देखते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि सिंपैथेटिक के जो न्यूरॉन्स है और जो पैरासिम्पैथेटिक मोटर न्यूरॉन्स है उनकी लोकेशन क्या है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के किस लोकेशन से वो एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि वो किस किस टारगेट ऑर्गन्स तक जा रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने स्पाइनल कॉर्ड ड्रॉ किया है, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। मैंने आपको CNS वाले लेक्चर में बताया था कि ये जो रीजन होता है इसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं, ठीक है। ब्रेन स्टेम में 3 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे। पहला ये वाला जो था ये मिड ब्रेन, उसके बाद ये पॉन्स और ये मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। सो ये 3 पार्ट्स में ब्रेन स्टेम के हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको कुछ रीजन्स बताए थे CNS वाले लेक्चर में स्पाइनल कॉर्ड के, जो कि थे थोरेसिक रीजन, सर्वाइकल रीजन, सैक्रल रीजन, कोक्सीजल रीजन, लंबर रीजन, ठीक है। तो वो भी आपको पता है ऑलरेडी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाके वो लेक्चर देखो, तब आपको ये समझ आएगा, ठीक है। सो अब हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं लोकेशंस को। अगर हम बात करें T1 से लेकर L2 का जो रीजन है, यानी कि पूरा थोरेसिक रीजन T1 से T12 तक, और लंबर रीजन में सिर्फ L1 और L2, तो दोनों को मिला के हम कहते हैं कि ये थोरेको लंबर रीजन है हमारे पास, ठीक है।
थोरैकोलम्बर रीजन से जो न्यूरॉन निकल रहे हैं ये हमारे पास सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स है, ठीक है। चूँकि ये थोरैकोलम्बर रीजन से निकल रहे हैं तो इस थोरैकोलम्बर रीजन को हम लोग थोरैकोलम्बर आउटफ्लो भी कह सकते हैं, ठीक है। अब चूँकि ये गेंगलियन है ना, गेंगलियन से पहले की जो न्यूरॉन है सिंपैथेटिक, क्योंकि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन है तभी मैं इसको सिंपैथेटिक न्यूरॉन कह रहा हूँ। चूँकि ये गेंगलियन के पहले हैं तो हम इसको प्री गेंगलियोनिक सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन बोलेंगे, ठीक है। अभी आगे जाके जो है डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स को इनर्वेट करेंगे, यानी डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स के ऊपर आगे अपने जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको रिलीज़ करेंगे डिफरेंट एक्शन या डिफरेंट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए टारगेट रिस्पॉन्स में, टारगेट ऑर्गन में, ठीक है। ये हो गए हमारे पास कौन से न्यूरॉन, सिंपैथेटिक न्यूरॉन। अब हम लोग बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक मोटर न्यूरॉन्स के बारे में, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम में आपके पास जो मिड ब्रेन है, यहाँ पे देखो डिफरेंट आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहे होंगे। ये मिड ब्रेन के अंदर न्यूक्लियाई है, ये डॉट्स मैंने जो ड्रॉ किया है। उसके बाद पॉन्स के अंदर भी न्यूक्लियाई है और मेडुला ऑब्लांगेटा में भी आपको एक लंबा और एक डॉट वाला न्यूक्लियाई नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मतलब ब्रेन स्टेम में आपके पास स्पेसिफिक डिफरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हर न्यूक्लियाई से जो है एक क्रेनियल नर्व निकलता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो मिड ब्रेन का जो न्यूक्लियाई है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियाई, ठीक है। एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियाई से जो क्रेनियल नर्व निकलता है वो हमारे पास क्रेनियल नर्व 3 है, ठीक है। इस क्रेनियल नर्व 3 को हम ऑक्यूलो मोटर नर्व भी कहते हैं, बिकॉज ये है तो मोटर नर्व लेकिन ये हमारे जो ऑकुलर्स है, मतलब जो आई है उसकी तरफ जाता है, ठीक है। और आई की प्यूपिल पे ये एक्शन करता है अपना, ठीक है। अभी जो टारगेट ऑर्गन्स है, जैसे यहाँ पे क्रेनियल नर्व 3 का जो टारगेट ऑर्गन है वो आई है ना, तो टारगेट ऑर्गन्स के फंक्शंस को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग अलग से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ ये समझो कि कौन सा जो न्यूरॉन है वो किस जगह से निकल रहा है स्पाइनल कॉर्ड से और किस ऑर्गन की तरफ जा रहा है, यानी किस ऑर्गन को वो इनर्वेट कर रहा है, ठीक है। सिर्फ लोकेशन एंड इनर्वेशन को यहाँ पे आप समझो, ठीक है। बाकी हम लोग आगे सिंपैथेटिक में अलग से पूरा डिटेल में देखेंगे कि मतलब सिंपैथेटिक जो न्यूरॉन्स है जैसे ये वाले हैं, ठीक है, तो थोरैकोलम्बर रीजन वाले ये किस किस ऑर्गन पे क्या क्या एक्शन शो करेंगे वो हम अलग से स्टडी करेंगे, ओके। एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से जो नर्व निकलता है वो क्रेनियल नर्व 3 है और उसको हम लोग कहते हैं ऑक्यूलो मोटर नर्व, जो कि आई की तरफ जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सुपीरियर सेल्वेटोरी न्यूक्लियस है पॉन्स के अंदर, ठीक है, ये पॉन्स का रीजन है। यहाँ से जो क्रेनियल नर्व 7 निकलता है, ठीक है, ये हमारे पास कौन सा नर्व है, दिस इज़ फेशियल नर्व, ठीक है, इसको हम फेशियल नर्व कहते हैं। ये भी मोटर प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक मोटर न्यूरॉन है या फिर हम नर्व भी कह सकते हैं, ठीक है। देखो आपको मैंने बताया था नर्व की डिफिनीशन क्या होती है, नर्व के अंदर काफ़ी सारे मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा फोकस मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर है, ठीक है, बिकॉज हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो क्रेनियल नर्व 3 जो है इसके अंदर भी काफ़ी सारे मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्रेनियल नर्व 7 जो है इसके अंदर भी काफ़ी सारे पैरासिम्पैथेटिक मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। क्रेनियल नर्व 7 को हम लोग क्या कहते हैं, फेशियल नर्व, और ये इनर्वेट करता है सबलिंगुअल ग्लैंड, नेजल ग्लैंड, लेक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। अब फंक्शन जो है वो हम आगे देखेंगे, ओके। सिंपल अल्फाज में मेरा कहने का मतलब ये है ना कि यहाँ पे जो ब्रेन स्टेम में जितनी भी क्रेनियल नर्व्स आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स है इनके अंदर, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स। और जो थोरैकोलम्बर रीजन था वहाँ पे जो न्यूरॉन्स थे वो आपके पास सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स थे, तो ये वाले पैरासिम्पैथेटिक और ये वाले सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो तीसरा न्यूक्लियस है वो मेडुला ऑब्लांगेटा में प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाला। इससे जो क्रेनियल नर्व निकलता है वो क्रेनियल नर्व 9 है, जिसको हम लोग ग्लेसोफरेंजियल नर्व भी कहते हैं, ठीक है। ये आगे इनर्वेट करता है पैरोटिड ग्लैंड को, ओके। क्रेनियल नर्व 10 जो है इसको हम लोग कहते हैं वेगस नर्व। तो ये जो वेगस नर्व है क्रेनियल नर्व 10 जो है ये इनर्वेट करता है आपके जीआईटी को, आपके लंग्स के ब्रोंकाई को और हार्ट को, ठीक है। ये जो क्रेनियल नर्व्स थे दीज आर द पैरासिम्पैथेटिक मोटर न्यूरॉन्स, ओके, एंड दिस इज थोरैकोलम्बर रीजन न्यूरॉन्स आर सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने नाम भी लिखे हैं न्यूक्लियस के, इन केस आपको अगर स्पेलिंग्स का नहीं पता तो ये देखो, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस मिड ब्रेन में, सुपीरियर सेल्वेटरी पॉन्स में, और मेडुला ऑब्लांगेटा में इंफीरियर सेल्वेटरी न्यूक्लियस और डोर्सल मोटर न्यूक्लियस, ठीक है। ये देखो जो ये पॉन्स का जो न्यूक्लियस है ना ये सुपीरियर सेल्वेटरी न्यूक्लियस है, जो मेडुला ऑब्लांगेटा में न्यूक्लियस है ये हमारे पास इंफीरियर सेल्वेटरी न्यूक्लियस है जिससे क्रेनियल नर्व 9 निकल रहा है ना, और ये बड़ा वाला हमारे पास डोर्सल मोटर न्यूक्लियस है जिससे क्रेनियल नर्व 10 निकलता है, ठीक है। ये इनके नाम है एडिंगर वेस्टफॉल और सुपीरियर सेल्वेटरी, इंफीरियर सेल्वेटरी एंड
कौन सा? डोर्सल मोटर न्यूक्लियस। ओके हो गया। सो अब हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन है ये तो क्रेनियल रीजन से भी निकल रहे हैं ना, और इसके अलावा ये नीचे यहाँ पे जो सेक्रल रीजन होता है स्पाइनल कॉर्ड का, सेक्रल रीजन में सिर्फ जो S2 से लेकर S4 तक का जो रीजन है, S2 S3 S4, यहाँ से भी कुछ न्यूरॉन्स या फिर नर्व्स फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है। सो ये जो न्यूरॉन्स है यहाँ से जो निकल रहे हैं सेक्रल S2 S3 S4 रीजन से, ये भी हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, जो कि इनर्वेट करते हैं आपकी यूरिनरी ब्लैडर को और आपके लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ न्यूक्लियस के नाम बता दिए मैंने, और आपको मैंने लोकेशन बता दी कि पैरासिम्पैथेटिक ये क्रेनियल रीजन के हैं और सेक्रल रीजन के हैं, जबकि टोरैकोलम्बर रीजन सिर्फ और सिर्फ सिम्पैथेटिक मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। अब कुछ बुक्स में लिखा होता है क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो, उसका क्या मतलब है? अगर आप इस क्रेनियल रीजन को और इस सेक्रल रीजन को मिला देते हो, इन दोनों को आप कंबाइन करके पढ़ते हो जब, तो हम इन दोनों को क्रेनियो सेक्रल रीजन या फिर क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो भी कहते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ पे टोरैकोलम्बर रीजन को टोरैकोलम्बर आउटफ्लो बोला था। ओके ओके। सो आई होप आपको सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स की लोकेशन मैंने समझा दी है, ठीक है। सो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन दो जगहों से निकल रहे हैं, जबकि सिंपैथेटिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ T1 से लेकर L2 का जो थोरेसिक लंबर रीजन है वहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद आगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन है ये टोरैकोलम्बर रीजन वाले, इसको हम अब आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन सा न्यूरॉन किस ऑर्गन पे क्या फंक्शन शो करेगा, ठीक है। एक एक न्यूरॉन को हम लोग अलग अलग से डिस्कस करेंगे इसमें। अच्छा, तो अभी हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने नोट किया होगा कि लिपिनकॉट में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में या फिर किसी फेयर सिचुएशन में या इमरजेंसी सिचुएशन में हो जाते हो, तो एकदम से आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपके सामने एकदम से कुत्ता आ गया, ठीक है, तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ। अब आप क्या करोगे, आपकी बॉडी क्या करेगी? या तो उस कुत्ते से फाइट करोगे आप, या तो वहाँ से आप भाग जाओगे, जिसको हम फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो या तो आप फाइट रिस्पॉन्स शो करोगे या तो फ्लाइट रिस्पॉन्स शो करेंगे, और इसी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को ही हम लोग कहते हैं क्या? सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है, क्योंकि ये सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से होता है। क्लियर हो गया? ओके। अब हम लोग सिंपैथेटिक जो न्यूरॉन्स है, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स को देखेंगे। लेकिन याद रहे कि ये जो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन है और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है, दोनों क्या है? दोनों मोटर न्यूरॉन्स है, बिकॉज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस चीज़ का डिवीजन है? ऑटोनॉमिक का। और ऑटोनॉमिक किस चीज़ का डिवीजन है? वो मोटर डिवीजन का, जो मतलब इफेरेंट मोटर डिवीजन है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन को हम लोग इफेरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, जैसा कि लिपिनकॉर्ड में इफेरेंट न्यूरॉन की हेडिंग है, तो उसका मतलब है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और एफरेंट न्यूरॉन का मतलब होता है सेंसरी न्यूरॉन। क्लियर हो गया? ओके। अब हम लोग समझते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स है निकलते कहाँ से हैं और किस किस ऑर्गन पे कैसे कैसे फंक्शन शो करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे ये तो है स्पाइनल कॉर्ड, आपको पता है ऑलरेडी। टोरैकोलम्बर रीजन का भी आपको पता है कि T1 से लेकर L2 तक होता है। अब यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ ड्रॉ की है, ये जो ब्लू ब्लू लाइन से आपको नज़र आ रही है, ये क्या चीज़ है? दिस इज कॉल्ड पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन, ठीक है। इसको हम कहते हैं पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन। पैरावर्टिब्रल का मतलब क्या होता है? पैरा का मतलब है कि नियर टू या फिर क्लोज, मतलब इस वर्टिब्राई के करीब लोकेटेड है क्या? इस वर्टिब्राई के करीब लोकेटेड है ये गैंग्लियन का चेन, ठीक है। सो इस वजह से हम जो है इसको पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन चेन कहते हैं, ठीक है। गैंग्लियन क्या होता है? गैंग्लियन का मतलब कि ये जो गैंग्लियन का जो चेन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चेन है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज मौजूद है, तभी हम इसको गैंग्लियन कह रहे हैं। और चूंकि ये वर्टिब्राई के करीब लोकेटेड है तो हम इसको पैरावर्टिब्रल गैंग्लियनिक चेन बोलेंगे, ठीक है। ओके हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये जो पहला बॉक्स है, ठीक है, ये क्या है? ये T1 है, T1 T2 T3 T4 और ये T5, ठीक है। अब जो T1 से लेकर T4 तक जो वर्टिब्राई है, ठीक है, यहाँ से जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन निकलते हैं, ठीक है, ये जो T1 से T4 तक यहाँ से जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन निकले हुए हैं ना, या तो ये साइनेप्स करेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के साथ इसी पैरावर्टिब्रल चेन के अंदर, जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने साइनेप्स किया है, इसी पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन चेन के अंदर ही साइनेप्स किया है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के साथ इन्होंने, ठीक है।
या तो फिर क्या करेंगे कि ये इस पैरावर्टिब्रल गैंग्लियोनिक चेन के अंदर साइनेप्स नहीं करेंगे, बल्कि ये जो है मूव करेंगे अप साइड इस तरह। देखो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ से ब्रांच को क्या किया है, ऊपर मूव करा दिया है, ठीक है। मतलब जब ये यहाँ पे साइनेप्स नहीं करेगा तो ये ऊपर मूव कर लेगा। कहाँ पे? ऊपर आपके पास यहाँ पे जो 3 बिग गैंग्लियंस आपको नजर आ रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। जो सबसे ऊपर का गैंग्लियन है वो क्या है, वो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन है, क्योंकि ये जो गैंग्लियन है ये सर्वाइकल रीजन में मौजूद है ना। यहाँ पे जो रीजन है उसको हम सर्वाइकल रीजन कहते हैं, ठीक है। सर्वाइकल रीजन का जो गैंग्लियन है उसको हम लोग सुपीरियर गैंग्लियन कहते हैं, और जो नीचे वाला है ये इसको हम इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन बोलेंगे, और ये जो बीच वाला है इसको हम लोग मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन बोलेंगे, ठीक है। अब जब ये जो T1 से T4 का जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, जब ये ऊपर आएंगे सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में, यहाँ पे भी ये जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन के साथ जो है साइनेप्स कर सकते हैं इस गैंग्लियन के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे इसने साइनेप्स कर लिया। अब साइनेप्स करने के बाद ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है ये यहाँ पे आगे आके क्या करेगा कि यहाँ पे 2 काम करेगा। पहला ये आई को भी इनर्वेट करेगा, और दूसरा ये इनर्वेट करेगा किसको, यहाँ पे ये सेलेवरी ग्लैंड्स को, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सो SG लिख लिया मैंने, ठीक है, सलेवरी ग्लैंड्स को। ओके हो गया। तो आइस को भी इनर्वेट करेगा और सलेवरी ग्लैंड को भी इनर्वेट करेगा। ओके हो गया। अब आई को तो इसने इनर्वेट कर लिया, लेकिन अब इसका आई के ऊपर क्या काम होगा वो मैं समझाता हूँ। देखो आई पे होता है कौन सा, अल्फा 1 रिसेप्टर, ठीक है, अल्फा 1 रिसेप्टर। अल्फा 1 रिसेप्टर को हम लोग एड्रीनर्जिक रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर में आपके पास अल्फा 1 भी आ जाता है और बीटा 1 भी आ जाता है, अल्फा 2 भी और बीटा 2 भी आ जाता है, ठीक है। इनको हम एड्रीनर्जिक रिसेप्टर कहते हैं। तो जब इसने आई को इनर्वेट किया तो आई के ऊपर हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर है, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है वो एड्रीनर्जिक होता है, क्योंकि वो नॉर एपिनेफ्रीन को रिलीज करता है, ठीक है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है। जबकि जो प्री गैंग्लियोनिक ये वाला न्यूरॉन है, प्री गैंग्लियोनिक, ये हमारे पास सिंपैथेटिक में क्या होगा, ये हमारे पास कोलिनर्जिक होगा, बिकॉज ये एसिटाइल कोलिन को रिलीज करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब इसने यहाँ पे साइनेप्स किया ना, इस प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन ने साइनेप्स किया यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन के साथ, तो इस प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ने यहाँ पे क्या किया, एसिटाइल कोलिन रिलीज किया, क्योंकि ये कोलिनर्जिक है। अब वो एसिटाइल कोलिन जो है उसने स्टिमुलेट किया इस पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को। स्टिमुलेट होने के बाद इस पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल है यहाँ से रिलीज होगा क्या, नॉर एपिनेफ्रीन, ठीक है। तो यहाँ से जब नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज होगा तो वो इस आई के ऊपर जो अल्फा 1 रिसेप्टर है उस पर बाइंड करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या रिलीज हुआ, यहाँ पे रिलीज हुआ नॉर एपिनेफ्रीन, ठीक है। सो दिस नॉरएपिनेफ्रीन विल बाइंड टू द अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द आई, ठीक है, जिसकी वजह से आई का जो प्यूपिल है, ये बीच में जो ब्लैक डॉट होता है ना आई के बीच में, इसको हम प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। सो ये जो प्यूपिल है ये डायलेट हो जाएगा, ठीक है। जब आई प्यूपिल डायलेट होता है तो हमें दूर दूर तक विजन जो है, मतलब दूर दूर तक हमें जो है चीज़ें नज़र आने लग जाती है। जाहिर सी बात है, हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में है ना, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की सिचुएशन में है, हम लोग इमरजेंसी या फिर फेयर सिचुएशन में, तो हमें दूर दूर तक चीज़ें देखनी पड़ेगी ना खुद को मतलब बचाने के लिए उस सिचुएशन में। तो हमारा आई का जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं मिडरियासिस, ठीक है। जब आई का प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब तंग हो जाता है, तो उसको हम मायोसिस कहते हैं। जब आई का प्यूपिल डायलेट होता है उसको हम मिडरियासिस कहते हैं, ठीक है। तो मायोसिस और मिडरियासिस में फ़र्क याद रखना, वाइवा में पूछते हैं टीचर्स, ठीक है। और रिसेप्टर्स का भी याद रखना कि कौन सा रिसेप्टर किस ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट है और उसका क्या फंक्शन है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इस रिसेप्टर पे आके बाइंड करेगा, ठीक हो गया। तो ये बात याद रखो कि जो भी एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, जैसे कि अल्फा 1 हो गया, अल्फा 2 हो गया, बीटा 1 हो गया, इनके ऊपर हमेशा नॉर एपिनेफ्रीन ही आके बाइंड करता है मोस्टली केसेस में, ठीक है। सो आई पीपल को हम लोग डायलेट कर दिया ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन या ड्यूरिंग सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे ये तो हो गया साइनेप्स पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के साथ सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन के अंदर, ठीक है। अब ये जो हमारे पास T1, T2, T3, T4 की जो न्यूरॉन है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, अभी यहाँ पे साइनेप्स करेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के साथ विद इन द पैरावर्टिब्रल गैंग्लियोनिक चेन के अंदर। जब ये साइनेप्स करेंगे किसके साथ, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के साथ, जैसे यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है साइनेप्स, ठीक है। सो यहाँ से जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आएंगे वो यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। और ज्वाइन होने के बाद ये आके इनर्वेट करेंगे किसको, ये यहाँ पे इनर्वेट करेंगे हार्ट को और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को, ठीक है। सो मतलब एक तो ये इनर्वेट करेंगे किसको, हार्ट को, दिल को। हार्ट के ऊपर कौन सा रिसेप्टर है,
हार्ट के ऊपर मैंने बताया था आपको कि बीटा 1 रिसेप्टर होता है, ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर। तो जो नॉर एपिनेफ्रिन है वो हार्ट पे बीटा 1 रिसेप्टर पे बाइंड होगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाएगा। हम कहते हैं ना कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसमें हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाता है, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, जो लंग्स है, जो ब्रोंक्योल्स है, वो डायलेट होते हैं ताकि हम जो है वो ईजिली और जल्दी जल्दी सांस ले सके, हमें जल्दी जल्दी जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है। सो जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है इसको भी ये इनर्वेट करेंगे और इसके ऊपर जो रिसेप्टर होगा वो बीटा 2 होगा, ठीक है। बीटा 2 रिसेप्टर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, या फिर हम लंग्स भी कह सकते हैं। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट या लंग्स जो है वो डायलेट हो जाएंगे ताकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिले और हमारे जो ब्रीथिंग है वो ईजिली हो सके और क्विकली हो सके, ठीक है। सो ये तो हो गया T1 से लेकर T4 तक, ठीक है। अब जो हमारे पास T5 जो है, T5 से लेकर T9 जो है, ठीक है, इस रीजन में T5 से लेकर T9 का जो रीजन है, इससे जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन निकलेंगे ये यहाँ पे ज्वाइन होके एक नर्व बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, ग्रेटर स्प्लेंचनिक नर्व, ठीक है। कौन से रीजन से, ये टीचर वायो में पूछता है कि कौन से जो रीजन है उससे ग्रेटर स्प्लेंचनिक नर्व बनता है, ये वायो में पूछते हैं, ठीक है। सो T5 से लेकर T9 का जो रीजन है, T5 से T9 का जो थोरैसिक रीजन है, वहाँ से जो न्यूरॉन निकलते हैं वो यहाँ पे ज्वाइन होके ग्रेटर स्प्लेंचनिक नर्व बनाते हैं। अब चूंकि ये नर्व है ना, तो नर्व के अंदर ये सारे जो न्यूरॉन ज्वाइन हुए हैं ये इसके अंदर ही मौजूद है ना। अब ये जो है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ठीक है। यहाँ पे ये जो गैंग्लियन है, गैंग्लियन में ये साइनेप्स करेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के साथ, और इस गैंग्लियन को हम लोग सीलियक गैंग्लियन कहते हैं कि जिसमें ग्रेटर स्प्लेंचनिक नर्व जो है वो साइनेप्स कर जाता है, ठीक है। सो दिस इज सीलियक गैंग्लियन, ओके हो गया। अब ये जो सीलियक गैंग्लियन से जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन स्टार्ट होता है ये किसको इनर्वेट करेगा, ये आगे स्टमक का जो एसोफेगस है उसको इनर्वेट करेगा और स्टमक को भी इनर्वेट करेगा, ठीक है। तो ये जो एसोफेगस है, एसोफेगस में आपके पास होता है कौन सा, बीटा 2 रिसेप्टर, ठीक है। तो नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो एसोफेगस पे बीटा 2 रिसेप्टर पे बाइंड होता है और एसोफेगस की जो स्मूथ मसल है उसको रिलैक्स करता है, ठीक है। इसी तरह स्टमक में जो बीटा 2 रिसेप्टर है उस पर भी जब नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड करेगा तो वो स्टमक के जो स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स करेगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टमक में बीटा 2 के अलावा अल्फा 2 रिसेप्टर भी प्रेजेंट है, जिस पे अगर नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड करे तो अल्फा 2 रिसेप्टर पे बाइंड करने की वजह से स्टमक की जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन है या जो एंजाइम सिक्रीशन है ना HCl वगैरह की, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा 2 रिसेप्टर पे जब नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड होगा तो वो स्टमक की एसिड सिक्रीशन कम करेगा, जिसकी वजह से जो स्टमक के अंदर जो फूड की जो डाइजेशन है वो भी कम होगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, ड्यूरिंग इमरजेंसी या ड्यूरिंग फाइट और फ्लाइट सिचुएशन आपको एनर्जी चाहिए ना, आपको फूड तो नहीं डाइजेस्ट करना, ठीक है। सो स्टमक की अल्फा 2 रिसेप्टर की वजह से क्या होगा, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन कम होगी और स्टमक की जो मोटिलिटी है वो कम होगी, ठीक है। और इसके अलावा डाइजेशन सिक्रीशन ये भी कम होंगे, ओके हो गया। यानी कि जीएटी मोटिलिटी जो है बेसिकली वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और पेरिस्टाल्सिस जो होते हैं, पेरिस्टाल्सिस भी डिक्रीज हो जाएंगे अल्फा 2 रिसेप्टर की वजह से। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस को हम डिफाइन इस तरह करते हैं, ठीक है, मसल कंट्रैक्शंस विच पुश द फूड डाउन थ्रू द जीएटी। यानी जीएटी की मसल जब कंट्रैक्ट होते हैं तो वो फूड को आगे पुश करते हैं, इसी जीएटी की मसल कंट्रैक्शन जिसकी वजह से फूड आगे पुश हो रहा है, इसी मसल कंट्रैक्शन को हम लोग पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो ये भी जो है क्या हो जाता है पेरिस्टाल्सिस, ये भी ड्यूरिंग इमरजेंसी या ड्यूरिंग स्ट्रेस सिचुएशन कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको उस टाइम एनर्जी चाहिए होती है, आपको उस टाइम मतलब पेरिस्टाल्सिस की तो नहीं नीड होती ना। सो ये सीन होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो ग्रेटर स्प्लेंचनिक नर्व है, ठीक है, ये बेसिकली ये जो है प्री गैंग्लियोनिक स्प्लेंचनिक नर्व है ना, तो ये जो प्री गैंग्लियोनिक स्प्लेंचनिक नर्व है, ठीक है, इसकी एक ब्रांच यहाँ से निकल जाती है जो कि इनर्वेट करती है किसको, पेंक्रियास को, ठीक है। अब चूंकि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, प्री गैंग्लियोनिक स्प्लेंचनिक नर्व की, तो मैंने क्या बोला था कि सिंपैथेटिक में जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो कौन से होते हैं, वो कोलिनर्जिक होते हैं या फिर क्या कहते हैं, एड्रिनर्जिक होते हैं। अब चूंकि हमें पता है कि जो प्री गैंग्लियोनिक जो न्यूरॉन है, ठीक है, वो आपके पास होते हैं क्या, वो होते हैं आपके पास कोलिनर्जिक, जो कि एसिटाइलकोलिन को रिलीज करते हैं, ठीक है। सो एसिटाइलकोलिन जो है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है वो फिर आगे जो है नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करेगा, और जो नॉरएपिनेफ्रिन जो है, नॉरएपिनेफ्रिन फिर पेंक्रियास पे जो अल्फा 1 रिसेप्टर है उस पर बाइंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ड्रॉ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये साइनेप्स करेगा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के साथ, ठीक है।
और ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है ये अपने टर्मिनल से जो है नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ करेगा, जो कि अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो है पेंक्रियास पे उस पे बाइंड करेगा। अब क्या फंक्शन होगा इसकी वजह से, देखो मैं समझाता हूँ। जब पेंक्रियास पे अल्फा 1 रिसेप्टर पे बाइंड होता है नॉरएपिनेफ्रिन, तो क्या होता है कि इस अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होने की वजह से जो पेंक्रियास की जो इंसुलिन सिक्रीशन है वो कम हो जाती है, ठीक है। इंसुलिन का फंक्शन क्या है आपको पता है पहले से। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ठीक है। जबकि हमें जो है वो फ्लाइट रिस्पॉन्स में ग्लूकोज या फिर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें तो ग्लूकोज लेवल कम नहीं करना ना, हमें तो ज़्यादा चाहिए, तो हम लोग इंसुलिन को ब्लॉक करेंगे। तो जब नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो पेंक्रियास के अल्फा 1 रिसेप्टर पे बाइंड होता है, तो वो क्या करता है कि वो इंसुलिन की रिलीज़ को या इंसुलिन के सिक्रीशन को ब्लॉक करता है। तो हमारे पास जो ग्लूकोज लेवल होता है ब्लड में वो ज़्यादा रहता है, ठीक है, और हमें जो है एनर्जी प्रॉपरली मिलती है उस स्ट्रेस सिचुएशन या उस इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ठीक हो गया, ओके। अब ये तो हो गया आपके पास स्टमक का फंक्शन, मैंने बता दिया कि किस रिसेप्टर पे हर्ट, मतलब मैं साथ में रिसेप्टर्स भी बता दूं कि किस रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो क्या क्या फंक्शन होगा उस टारगेट ऑर्गन में। इस टारगेट ऑर्गन को हम लोग एफेक्टर ऑर्गन भी कहते हैं, ठीक है। सो एफेक्टर ऑर्गन और टारगेट ऑर्गन एक ही चीज़ है, ओके। सो सबसे पहले हमने T1 से T4 को समझा, फिर हमने समझा कि T5 से T9 का जो रीजन है वो बनाता है ग्रेटर स्प्लेंचनिक नर्व, ठीक है। फिर हमने ये समझा कि T9 जो है और T10 जो है, T9 और T10 का जो रीजन है, इस रीजन से जो आपके पास दो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन निकलते हैं, T9 से एक और दूसरा T10 से, ये मिलकर बनाते हैं लेसर स्प्लेंचनिक नर्व, ठीक है। क्या बनाते हैं ये? लेसर स्प्लेंचनिक नर्व बनाते हैं, ठीक है। और उसी तरह सेम पुराना किस्सा है कि मतलब साइनेप्स करेंगे गैंग्लियन के अंदर पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन के साथ, और फिर आगे जो है वो टारगेट ऑर्गन पे अपना जो मतलब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करेगा, जो उस टारगेट ऑर्गन पे रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और अपना फंक्शन शो करेगा, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो T10 और T11 का जो रीजन है, यहाँ से बनता है क्या? लेसर स्प्लेंचनिक नर्व, जबकि T5 और T9 से बन रहा था क्या? ग्रेटर स्प्लेंचनिक नर्व। एक ग्रेटर है और दूसरा लेसर है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ये जो लेसर स्प्लेंचनिक नर्व है ये आगे जाके इनर्वेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को और लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है। अब जो लेसर स्प्लेंचनिक नर्व है इसका जो गैंग्लियन है बेसिकली ये भी आपके पास सीलियक गैंग्लियन ही होता है, ठीक है। और दूसरा ये आपके पास इससे एक ब्रांच निकलती है लेसर स्प्लेंचनिक नर्व से, जो कि आगे जाके साइनेप्स करती है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के साथ। अब ये जो लेसर स्प्लेंचनिक नर्व से जो ब्रांच निकली है, ये जिस गैंग्लियन के अंदर साइनेप्स कर रही है उस गैंग्लियन को हम लोग कहते हैं सुपीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लेसर स्प्लेंचनिक नर्व से जो ब्रांच निकलती है वो जहाँ पे साइनेप्स करती है जिस गैंग्लियन के अंदर, उस गैंग्लियन को हम लोग कहते हैं क्या? सुपीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन, ठीक है, जो कि आगे इनर्वेट करता है लार्ज इंटेस्टाइन को। तो ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे जब बाइंड होता है तो ये क्या करता है, ये मतलब इस इंटेस्टाइन की जो GIT मोटिलिटी होती है ना, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो होती है, बेसिकली मोटिलिटी होती क्या है? मोटिलिटी का मतलब होता है फूड की मूवमेंट इंटेस्टाइन के थ्रू या फिर GIT के थ्रू, ठीक है, उसको हम मोटिलिटी कहते हैं। तो ड्यूरिंग फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, यानी फूड की जो मूवमेंट इंटेस्टाइन से वो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा इंटेस्टाइन की जो सिक्रीशन है, मतलब इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है ना डाइजेशन के लिए, तो वो जो डाइजेस्टिव जूसेस है इंटेस्टाइन के, उनकी सिक्रीशन भी कम हो जाती है, ठीक है, और मोटिलिटी भी कम हो जाती है। और इसके अलावा जो इंटेस्टाइन का जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है, ताकि जो बाउल मूवमेंट है वो प्रिवेंट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को जो है कंजर्व किया जा सके फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से निपटने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था, मैंने आपको डिटेल में बता दिया रिसेप्टर के साथ और फंक्शंस के साथ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मैंने आपको गैंग्लियन के नाम बताए थे इनको भूलना मत। ऊपर वाला सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, इंटरमीडिएट सर्वाइकल गैंग्लियन एंड इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन था, ठीक है। अच्छा, अब T11 और T10 वाला हो गया, उसके आगे T12 है और L11 है और L2 है, ठीक है। तो T12, L11 और L2 का जो रीजन है, यहाँ से भी जो है 3 प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स निकलते हैं जो कि साइनेप्स करते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के साथ, और जिस गैंग्लियन के अंदर ये साइनेप्स करते हैं उसको हम कहते हैं इन्फीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन, ठीक है। T12 से L2 तक का रीजन है, यहाँ से जो न्यूरॉन निकलते हैं वो जिस गैंग्लियन में जाते हैं उस गैंग्लियन को हम लोग इन्फीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन कहते हैं। इससे पहले वाला जो था वो सुपीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन था, ठीक है। अब ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है ये इनर्वेट करते हैं किसको? यूरिनरी सिस्टम को और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को, ठीक है।
यूरिनरी सिस्टम में आपको पता है किडनीज है, यूरिनरी ब्लैडर है, स्फिंक्टर मसल है, यूरेथ्रा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये जो नॉरएपिनेफ्रिन होता है ये यूरिनरी ब्लैडर में बीटा 2 रिसेप्टर पे बाइंड होता है और यूरिनरी ब्लैडर की जो है रिलैक्सेशन करता है, यानी यूरिनरी ब्लैडर को जो है रिलैक्स करता है, डायलेट करता है, ताकि उसके अंदर यूरिन की ईजिली प्रॉपर स्टोरेज हो सके किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है। तो बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा किधर, यूरिनरी ब्लैडर में। इसके अलावा ये जो नीचे स्फिंक्टर मसल है, स्फिंक्टर मसल में अल्फा 1 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा नॉरएपिनेफ्रिन, और इस अल्फा 1 रिसेप्टर का काम हमेशा होता है कंस्ट्रिक्शन करना, कंट्रैक्ट करना, ठीक है। तो ये जो यूरिनरी स्फिंक्टर है यहाँ पे ये स्फिंक्टर मसल जो है ये कंट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो यूरिनेशन है वो प्रिवेंट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये इनर्वेट करता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो नॉरएपिनेफ्रिन है, अब वो डिपेंड करता है कि वो मेल्स की हम बात करें या फिर फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, ठीक है। दोनों में अलग अलग काम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि अल्फा 1 रिसेप्टर जो होता है उस पर बाइंड होता है नॉरएपिनेफ्रिन और इजैकुलेशन को प्रोमोट करता है, ठीक है। जबकि फीमेल के केस में अल्फा 1 रिसेप्टर भी है और बीटा 2 रिसेप्टर भी है, ठीक है। फीमेल का जो यूटेराइन मसल जो होता है, यूटेराइन मसल में अल्फा 1 रिसेप्टर भी प्रेजेंट है फीमेल के और बीटा 2 भी है, ठीक है। अगर नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो अल्फा 1 रिसेप्टर पे बाइंड कर जाए तो जो यूटेराइन मसल होगा, ठीक है, यूटेराइन मसल जो है वो कंट्रैक्ट करेगा, और अगर बीटा 2 रिसेप्टर पे बाइंड हो तो यूटेराइन जो मसल है वो रिलैक्स होंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। देखो मैं आपको एक सिंपल कंसेप्ट समझाता हूँ। जब कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ को हम लोग लेबर भी कहते हैं, ठीक है। तो लेबर के वक्त या फिर चाइल्ड बर्थ के वक्त क्या होता है कि आपका जो मतलब फीमेल का जो यूटेरस होता है, यूटेरस कंट्रैक्ट कर जाता है, मतलब यूटेराइन जो मसल होते हैं वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर की वजह से, जब इस पर नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि जो यूटेरस मसल है वो कंट्रैक्ट होगा, क्योंकि यूटेरस के अंदर ही तो बेबी होता है ना। तो यूटेरस मसल जब कंट्रैक्ट होगा तो वो बेबी को आगे पुश करेगा, ठीक है, मतलब लेबर या फिर चाइल्ड बर्थ या चाइल्ड डिलीवरी को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जबकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब जब अभी चाइल्ड बर्थ या अभी लेबर का टाइम बहुत है ना, अभी मतलब टाइम है उस तक, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि जो बीटा 2 रिसेप्टर है वो एक्टिवेट होता है एपिनेफ्रिन की वजह से। तो वो जो है यूटेराइन मसल को रिलैक्स रखता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि जो बेबी है वो यूटेरस के अंदर सेफली स्टे कर सके जब तक लेबर का टाइम नहीं आता, ठीक है। सो इस तरह से डिफरेंट फंक्शन है बीटा 2 पे और अल्फा 1 पे एपिनेफ्रिन का फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखा करो, आपको वो दोबारा अपने माइंड में रिवाइज हो जाएगा, फिर ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। सो T1 से लेकर L2 तक का जो रीजन था जहाँ से सिंपैथेटिक न्यूरॉन निकल रहे थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है, ख़त्म हो गए। अब ये जो हमने ग्रेटर स्प्लेंचनिक नर्व को डिस्कस किया था ना थोड़ी देर पहले, अब इस ग्रेटर स्प्लेंचनिक नर्व जो है इससे एक निकलता है आपके पास ब्रांच, ठीक है, इस ग्रेटर स्प्लेंचनिक नर्व। याद रहे कि इसमें जो है प्री गेंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ठीक है। सो यहाँ से एक ग्रेटर स्प्लेंचनिक प्री गेंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है निकलता है, ठीक है। और ये जो प्री गेंग्लियोनिक न्यूरॉन है ये किसी भी पोस्ट गेंग्लियोनिक न्यूरॉन के साथ साइनैप्स या गेंग्लियन नहीं बनाता, ठीक है। ग्रेटर स्प्लेंचनिक नर्व से जो प्री गेंग्लियोनिक न्यूरॉन निकलता है वो किसी के साथ भी साइनैप्स नहीं करता, बल्कि वो जो है डायरेक्टली, चूंकि प्री गेंग्लियोनिक है ना तो ये कोलिनर्जिक है, सो दिस कोलिनर्जिक न्यूरॉन विल रिलीज एसिटाइलकोलिन, ठीक है। और ये जो एसिटाइलकोलिन होगा ये बाइंड करेगा टारगेट ऑर्गन पे। यहाँ पे हमारे पास टारगेट ऑर्गन एड्रीनल ग्लैंड या फिर एड्रीनल मेडुल्ला हम कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस एसिटाइलकोलिन विल बाइंड निकोटिनिक रिसेप्टर ऑन द एड्रीनल मेडुल्ला, ठीक है। तो जब ये एसिटाइलकोलिन इस एड्रीनल मेडुल्ला को एक्टिवेट करेगा निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड होने की वजह से, तो क्या होगा कि ये जो एड्रीनल मेडुल्ला है ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये रिलीज़ करेगा किसको, एपिनेफ्रिन हार्मोन को। अब ये जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है हमें पता है कि ये सिंपैथेटिक सिस्टम का हार्मोन है या फिर न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, या केमिकल है, ठीक है। सो अब ये जो एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन को हम लोग एड्रेनलिन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो एड्रेनलिन है या जो ये एपिनेफ्रिन है, अब एड्रेनल मेडुल्ला जो है वो एपिनेफ्रिन के साथ साथ नॉर एपिनेफ्रिन को भी रिलीज़ करता है, जिसको हम लोग नॉर एड्रेनलिन भी कह सकते हैं, ठीक है, याद रखो। सो जब यहाँ पे एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनलिन रिलीज़ हुआ, अब हमें पता है कि ये जो एपिनेफ्रिन है या जो नॉर एपिनेफ्रिन है उसके रिसेप्टर कौन से हैं, या तो अल्फा पे बाइंड करेगा या तो बीटा पे बाइंड करेगा, और अल्फा और बीटा रिसेप्टर को ही तो हम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कहते हैं, राइट।
मतलब ये जो एपिनेफ्रीन है ये बाइंड करेगा इस अल्फा या बीटा पे। डिफरेंट ऑर्गन्स पे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, किसी पे अल्फा 1 होगा, किसी पे बीटा 1 होगा। जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे आपको समझा दिया, डिफरेंट ऑर्गन्स पे डिफरेंट रिसेप्टर टाइप्स थे। सो डिफरेंट ऑर्गन पे डिफरेंट फंक्शन प्रोड्यूस करेगा एपिनेफ्रीन, ठीक है। जैसे अगर हार्ट पे बीटा 1 पे बाइंड करे तो हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, लंग्स में बीटा 2 पे बाइंड करेगा तो लंग्स डायलेट होंगे, हम लोग ईजिली सांस ले सकेंगे, ठीक है। स्फिंक्टर मसल में जो है, जैसे यहाँ पे अल्फा 1 को इसने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने नॉरएपिनेफ्रीन को कहा था ना, बट ये नॉरएपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन दोनों जो है वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर ही जाके बाइंड होते हैं, ठीक है। दोनों का काम सेम होता है। सो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का टॉपिक था वो यहाँ तक फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। ये जो एड्रिनल मेडुला का जो डायग्राम मैंने आपको समझाया है ना, ये आपको लिपिनकॉर्ड बुक में देखने को मिलेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के टॉपिक में, ठीक है। अच्छा, अब हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज, जब आपकी बॉडी रेस्टिंग हालत में होती है, तो उस टाइम पे आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज होते हो आप, और आपकी जो बॉडी की जो डाइजेशन है वो भी प्रॉपरली हो रही होती है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी कहते हैं। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इसका ऑपोजिट था, वहाँ पे डाइजेशन ब्लॉक थी और स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, ठीक है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में सिचुएशन जो है वो रेस्टिंग सिचुएशन है और डाइजेशन जो है वो स्टार्ट है, ठीक है। तो हम इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक को। दूसरी बात, पैरासिम्पैथेटिक में जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक जो न्यूरॉन होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, कोलिनर्जिक होते हैं, एसिटाइलकोलिन को रिलीज करते हैं, ठीक है, साइनेप्स में। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं वो भी कोलिनर्जिक होते हैं, ठीक है। यानी कि पैरासिम्पैथेटिक में दोनों न्यूरॉन जो है वो कोलिनर्जिक होंगे और दोनों जो न्यूरॉन है वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज करेंगे। जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम में आपके पास एक कोलिनर्जिक न्यूरॉन था जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन था, और जो पोस्ट था आपके पास वो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन था सिंपैथेटिक सिस्टम के केस में, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी लेंथ के बारे में। सिंपैथेटिक सिस्टम में जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन था वो शॉर्ट था, मतलब जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन था वो शॉर्ट था। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में उसका ऑपोजिट है, यहाँ पे जो है प्री गैंग्लियोनिक जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन है वो लॉन्ग है, लंबा है, इसका जो एक्सॉन है वो देखो कितना लंबा है, ठीक है। तो ये मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट है सिंपैथेटिक सिस्टम का, ठीक है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ओके। फिर मैंने आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी में लोकेशंस बताई थी डिफरेंट ना, कि मतलब पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरॉन्स है वो किस किस लोकेशन से निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि ब्रेन स्टेम से कुछ निकलते हैं, कुछ जो है वो आपके पास सैक्रल रीजन से निकलते हैं, S2 S3 S4 से। अगर आपसे वो भूल गए तो आप वीडियो को फिर से रिपीट करो तो आपको जो है वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो उन चीज़ों को मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकता, वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। सो ब्रेन स्टेम में हमारे पास जो मिड ब्रेन था, मिड ब्रेन में हमारे पास जो न्यूक्लियाई था उसको हम एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस कह रहे थे, ऐसा ही है ना। अब क्या होता है कि जो आपका ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है इन न्यूक्लियाई की तरफ, ठीक है। जो भी मतलब न्यूक्लियाई है आपकी ब्रेन स्टेम में, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, वो सिग्नल भेजेगा ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज इन न्यूक्लियाई की तरफ। सिग्नल की वजह से ये जो न्यूक्लियाई है ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, और ये जो न्यूक्लियाई है ये स्टिमुलेट होने के बाद जो क्रेनियल नर्व है उनके थ्रू जो है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को आगे टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। सो न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट किसने किया, हाइपोथैलेमस ने। न्यूक्लियाई ने क्या किया कि क्रेनियल नर्व के जरिए जो है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को आगे टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाया, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस था हमारे पास मिड ब्रेन में, ब्रेन स्टेम का जो पहला पार्ट था मिड ब्रेन, उसमें ये लोकेटेड था जिसको हम एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस कह रहे थे, ठीक है। सो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से हमने क्या बोला था कि इससे जो है क्रेनियल नर्व 3 निकल रहा था। क्रेनियल नर्व 3 को हम लोगों ने ओकोलोमोटर नर्व भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो क्रेनियल नर्व 3 है ये आगे साइनेप्स करेगा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के साथ, और जिस गैंग्लियन में ये साइनेप्स करेगा उस गैंग्लियन को हम लोग कहते हैं सिलियरी गैंग्लियन, ठीक है। अब इसको हम लोग सिलियरी गैंग्लियन क्यों कहते हैं, इसको हम सिलियरी गैंग्लियन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो गैंग्लियन है, ठीक है, ये गैंग्लियन आई का जो सिलियरी मसल होता है, आई के सिलियरी मसल के करीब लोकेटेड होता है ये गैंग्लियन। इस वजह से हम इसको जो है सिलियरी गैंग्लियन कहते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो क्रेनियल नर्व है ये आगे इनर्वेट करता है आई को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया इससे ना, टर्मिनल से। अब ये जो एसिटाइलकोलिन है ये इस आई का जो टारगेट ऑर्गन है
इस आई पे M3 रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन जो है वो बाइंड करेगा, ठीक है। देखो हमेशा ये दो बात याद रखो, एसिटाइलकोलिन जो है ये हमेशा दो रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, या तो निकोटिनिक रिसेप्टर होगा कोई, या तो मस्करिनिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई में हमारे पास मस्करिनिक रिसेप्टर का जो टाइप है वो M3 टाइप है। मस्करिनिक रिसेप्टर के हमारे पास टोटल 5 टाइप्स होते हैं, M1 से M5 तक, ठीक है। स्क्रीन पर आपको शो भी हो रहे होंगे। तो इनमें से जो M3 है, M3 यहाँ पे आई के ऊपर प्रेजेंट है, तो एसिटाइलकोलिन जो है वो M3 पे बाइंड करेगा, और इस बाइंडिंग की वजह से क्या होगा कि जो स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल है वो कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सिंपैथेटिक सिस्टम में ऑपोजिट था, वहाँ पे जो आई का प्यूपिल था वो डायलेट होता था ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आई का जो प्यूपिल है वो कंट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जो एसिटाइलकोलिन है वो M3 पे बाइंड होने की वजह से स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल को कंट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो आई का प्यूपिल है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, और इसके अलावा जो सिलियरी मसल होता है आई का वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये दोनों की कंट्रैक्शन से क्या होगा, आपका जो विजन होगा वो नियर विजन बन जाएगा। मतलब रेस्टिंग स्टेज में जो है आप नियर विजन आपका होता है, जबकि स्ट्रेसफुल या फिर इमरजेंसी स्टेट में क्या था कि वहाँ पे आपका फार विजन बन रहा था डायलेशन की वजह से। यहाँ पे कंट्रैक्शन की वजह से आपका जो विजन होगा वो नियर विजन होगा, ठीक है। सो अब ये जो हम गेंगलियन को सिलियरी गेंगलियन कहते हैं, ये हम लोग लोकेशन की बेसिस पे कहते हैं, क्योंकि ये आई के सिलियरी मसल के करीब लोकेटेड है ये गेंगलियन, तो तभी हम इसको सिलियरी गेंगलियन कहते हैं, ठीक है। अब आगे हमारे पास जो पॉन्स, मतलब मिड ब्रेन के नीचे पॉन्स था, पॉन्स में हमारे पास जो न्यूक्लियाई था वो कौन सा था, सुपीरियर सेल्वेटरी न्यूक्लियाई था, SSN मैंने लिखा है, ठीक है। इससे जो नर्व था वो कौन सा था, क्रेनियल नर्व 7 निकल रहा था, जिसको हम लोग फेशियल नर्व भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो क्रेनियल नर्व 7 है, जो फेशियल नर्व है, ये बेसिकली दो गेंगलियन आगे, इसके आगे जो है दो गेंगलियन होते हैं, ठीक है। एक होता है टेरिगो पैलेटाइन गेंगलियन, दूसरा होता है सब मैंडिब्यूलर गेंगलियन, ठीक है। इन दोनों का भी नाम जो है वो लोकेशन की बेसिस पे है। टेरिगो पैलेटाइन जो गेंगलियन है ये बेसिकली लोकेटेड होता है टेरिगो पैलेटाइन फोसा में, जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। इस लोकेशन पे ये प्रेजेंट होता है। दूसरा ये जो सब मैंडिब्यूलर गेंगलियन है, सब का मतलब होता है नीचे, मतलब मैंडिबल के नीचे आपके पास गेंगलियन प्रेजेंट हो, उसको हम लोग सब मैंडिब्यूलर गेंगलियन कहते हैं। ये भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो लोकेशन के बेसिस पे हमने इनको नाम दे दिए, ठीक है। तो क्रीनियल नर्व 3 के केस में जो गेंगलियन था वो सिलियरी गेंगलियन था। क्रीनियल नर्व 7 के केस में हमारे पास दो गेंगलियन है, एक टेरिगो पैलेटाइन गेंगलियन, दूसरा हमारे पास सब मैंडिबुलर गेंगलियन, ठीक है। अब ये जो पोस्ट गेंगलियोनिक न्यूरॉन है, ठीक है, क्रीनियल नर्व 7 के केस में, इससे जब एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा तो ये एसिटाइलकोलिन जो है ये आगे नेजल ग्लैंड पे भी बाइंड करेगा, लेक्रिमल ग्लैंड पे भी बाइंड करेगा, और ये पैलेटाइन ग्लैंड पे भी एक्ट करेगा, ठीक है। और इसके एक्ट करने की वजह से ये जो ग्लैंड्स हैं, नेजल ग्लैंड, लेक्रिमल ग्लैंड और पैलेटाइन ग्लैंड, इनकी सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब जो कि नेजल ग्लैंड है, नेजल ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, नेजल ग्लैंड जो है वो म्यूकस की सिक्रीशन करता है, ताकि जो नेजल पैसेजेस होते हैं वो मॉइस्ट रहे, ठीक है, नम रहे। और जो लेक्रिमल ग्लैंड होता है, लेक्रिमल ग्लैंड टेयर्स की प्रोडक्शन करता है, मतलब आंसू जो होते हैं, हमारे आंखों से जो आंसू निकलते हैं ना, उसको हम टेयर्स कहते हैं। तो टेयर्स की प्रोडक्शन कौन करता है, लेक्रिमल ग्लैंड करता है। उसके बाद जो पैलेटाइन ग्लैंड है, पैलेटाइन ग्लैंड जो है ये माउथ में सिलाइवा की सिक्रीशन करता है, या फिर म्यूकस भी हम कह सकते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारे माउथ में जो फूड होता है, फूड को लुब्रिकेट किया जा सके, ठीक है। यानी पैलेटाइन जो ग्लैंड है वो म्यूकस को सिक्रीट करता है, उस म्यूकस की वजह से जो हमारे माउथ में हम फूड को च्यू करते हैं ना, वो माउथ लुब्रिकेट हो जाता है इस म्यूकस की सिक्रीशन की वजह से, ठीक है। अब ये जो हमारे पास नेजल ग्लैंड है, लेक्रिमल ग्लैंड है और पैलेटाइन ग्लैंड है, इन तीनों के ऊपर कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होगा जिस पे एसिटाइलकोलिन एक्ट करेगा? तो इन तीनों के केस में हमारे पास जो रिसेप्टर होता है वो होता है M3, ठीक है, M3 रिसेप्टर। क्लियर हो गया? ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास है सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, जहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो निकलता है, ये भी क्रेनियल नर्व 7 के ही हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इस केस में। तो ये जो एसिटाइलकोलिन यहाँ पे रिलीज होगा आफ्टर सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, ये एसिटाइलकोलिन एक्ट करेगा किस पे, सब मैंडिबुलर सलेवरी ग्लैंड पे और सबलिंगुअल सलेवरी ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। तो ये जो दोनों सलेवरी ग्लैंड है, इन दोनों के ऊपर जब एक्ट करेगा तो सब मैंडिबुलर सलेवरी ग्लैंड से भी सलाइवा की सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज करेगी, और सबलिंगुअल सलेवरी ग्लैंड से भी जो है सलाइवा की जो सिक्रीशन है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अभी जो सलाइवा होता है, बेसिकली सलाइवा के अंदर जो है एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। अब सलाइवरी अमाइलेज का क्या काम होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है ना, ये आपके माउथ में सलाइवा जो होता है उसमें मौजूद होता है, और ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये बेसिकली स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है, ठीक है।
स्टार्च क्या है? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। तो ये स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन करता है इनटू सिंपल शुगर्स, ठीक है। और यही स्टार्च की जो ब्रेकडाउन है, यही हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है आपके माउथ में डाइजेशन का, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्रीनियल नर्व है वो कौन सा है? वो 9 है, ठीक है। देखो आप इस तरह याद रखो कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है इसमें आपके पास क्रीनियल नर्व 3 है, 7 है, 9 है, 10 है। कौन कौन से हैं? 3, 7, 9, 10। ये आपके पास क्रीनियल नर्व्स इन्वॉल्व है पैरासिम्पैथेटिक में, इसको आप इस तरह याद कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इंफीरियर सेल्वाटोरी न्यूक्लियस है, ISN, ठीक है। इससे जो क्रीनियल नर्व निकलता है वो क्रीनियल नर्व 9 है, ठीक है, जिसको हम ग्लेसोफरेंजियल नर्व भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो क्या कहते हैं, ये जो क्रीनियल नर्व 9 है, ये जहाँ पे साइनेप्स करता है ना, जिस गेंगलियन के अंदर, उस गेंगलियन को हम लोग ओटिक गेंगलियन कहते हैं, ठीक है। ओटिक ग्रीक लफ्ज़ है, ओटिक का मतलब है कान या एयर, ठीक है, यानी हमारे जो कान है उसको हम ग्रीक वर्ड में, ग्रीक ज़ुबान में एयर ओटिक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो गेंगलियन है ये हमारे कान या एयर के करीब लोकेटेड होता है, तभी हम इसको ओटिक गेंगलियन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा वो क्या करेगा? वो पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड पे ऊपर M3 रिसेप्टर पे बाइंड होगा, ठीक है। अब ये जो पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड है ये भी हमारे कान या एयर के करीब लोकेटेड होता है, जो कि आपको अभी इमेज में शो भी हो रहा होगा, ठीक है। सो चूंकि पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड कान के करीब है और इसके करीब गेंगलियन है, तो हम तभी इस गेंगलियन को ओटिक गेंगलियन कहते हैं, ठीक है। सो M3 रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड में, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है ये भी हमारे पास क्या है? सलेवरी ग्लैंड है ना, तो यहाँ पे भी जो है सलाइवा की सिक्रीशन जो है वो माउथ में इंक्रीज कर जाएगी। अब इसमें एक और ज़रूरी बात है, वो ये है कि आपके पास ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड है, ठीक है, सबलिंगुअल और पैरोटिड जो ग्लैंड है, ये दोनों जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं वो आपके पास अमाइलेज रिच सलाइवा होता है, ठीक है। यानी कि सबलिंगुअल ग्लैंड जो सलाइवा रिलीज़ करेगा और पैरोटिड ग्लैंड जो सलाइवा रिलीज़ करेगा, दोनों आपके पास क्या होंगे? अमाइलेज रिच होंगे दोनों सलाइवा, मतलब उसमें अमाइलेज की कंटेंट बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो और इसके अलावा जो आपके पास बाकी जो है, ये मतलब सब मैंडिबुलर है, पैलेटाइन है, तो ये आपके पास म्यूकस रिच सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब ये जो म्यूकस है और सलाइवा, दोनों में कुछ डिफरेंस तो होगा ना, तो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। पहले आपको ये तो समझ आ गया कि सबलिंगुअल जो है वो अमाइलेज रिच रिलीज करेगा, पैरोटिड जो है वो भी अमाइलेज रिच सलाइवा प्रोड्यूस करेगा, जबकि जो सब मैंडिबुलर है और पैलेटाइन जो है ये रिलीज करेंगे म्यूकस रिच सलाइवा को, यानी वो सलाइवा जिसमें म्यूकस का कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। सो अब हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं सलाइवा में और म्यूकस में। सलाइवा जो होता है, सलाइवा वाटरी फ्लूइड होता है, ठीक है। बेसिकली सलाइवा जो है वो वाटरी फ्लूइड होता है जिसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो और इसके साथ म्यूकस के साथ सलाइवरी अमाइलेज भी प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर, ठीक है। जबकि जो म्यूकस होता है, म्यूकस जो है वो एक थिक स्टिकी सब्सटेंस होता है, ठीक है। म्यूकस क्या है? थिक स्टिकी सब्सटेंस है, जबकि सलाइवा क्या है? वो वाटरी फ्लूइड है सलाइवा जो है, ठीक है। और म्यूकस और सलाइवरी अमाइलेज दोनों जो है वो सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो म्यूकस होता है, म्यूकस का मेन काम क्या है कि ये थिक स्टिकी सब्सटेंस है और ये जो है मोस्टली प्रोटेक्शन में काम करता है, ठीक है। यानी जितनी भी टिश्यूज है, ठीक है, टिश्यूज की जो लुब्रिकेशन है या जो प्रोटेक्शन है वो करता है म्यूकस। जबकि जो सलाइवा है, सलाइवा क्या करता है? सलाइवा का मेन काम है डाइजेशन एंड लुब्रिकेशन करना फूड की, ठीक है। सलाइवा का मेन फोकस है डाइजेशन पे, म्यूकस का जो मेन फोकस है वो किस पे है? वो प्रोटेक्शन पे है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एक जो है वो क्लियर वाटरी फ्लूइड है और दूसरा जो है वो आपके पास थिक स्टिकी सब्सटेंस है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो म्यूकस होता है ना, म्यूकस आपके पास प्रोटेक्शन इस तरह करता है कि कोई भी आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं ना, तो उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, पंसाता है, ताकि वो आगे ना जा सके, ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल्स की ट्रैपिंग भी करता है म्यूकस, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो है इसका प्रोटेक्टिव रोल है म्यूकस का, जबकि सलाइवा का जो है वो उसका डाइजेस्टिव रोल है, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हमारे पास जो क्रेनियल रीजन का जो आखिरी क्रेनियल नर्व है वो है क्रेनियल नर्व 10 है, ठीक है। अब क्रेनियल नर्व 10 जो है उसको हम वेगस नर्व भी कहते हैं। ये निकलता है कहाँ से? डोर्सल मोटर न्यूक्लियस से, या फिर कुछ बुक्स में इस डोर्सल मोटर न्यूक्लियस की बजाय आपको डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस का लफ्ज भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस भी हम कह सकते हैं इस न्यूक्लियाई को जहाँ से क्रेनियल नर्व 10 निकलता है, ठीक है। अब ये जो डोर्सल न्यूक्लियाई ऑफ वेगस होता है ये आपके 90% जो पैरासिम्पैथेटिक फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ये जो वेगस नर्व है, ठीक है, अब वेगस नर्व आगे जाके जो है डिफरेंट प्लेक्सिस में डिवाइड होता है, ठीक है। अब प्लेक्सिस क्या होते हैं? प्लेक्सिस का मतलब होता है नर्व का नेटवर्क, ठीक है। यानी काफी सारे जो नर्व्स होते हैं, काफी सारे नर्व एक दूसरे के साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं और उस नर्व के नेटवर्क को हम लोग कहते हैं क्या? प्लेक्सिस, ठीक है।
तो अगर टीचर पूछे प्लेक्सिस के बारे में तो कहना कि नर्व का जो नेटवर्क होता है उसको हम प्लेक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे पहला है पल्मोनरी प्लेक्सिस, ठीक है। पल्मोनरी का मतलब है लंग्स, यानी वो प्लेक्सिस जो कि इनर्वेट करेगा लंग्स को, उसको हम पल्मोनरी प्लेक्सिस बोलेंगे। इसी तरह जो हार्ट को इनर्वेट करे वो कार्डिक प्लेक्सिस हुआ, स्टमक वाला हमारे पास गैस्ट्रिक प्लेक्सिस, किडनी वाला रीनल प्लेक्सिस, लिवर वाला जो है वो हेपेटिक प्लेक्सिस, और पेंक्रियास वाला पेंक्रियाटिक प्लेक्सिस, और इंटेस्टाइन वाला जो होगा वो सीलिएक प्लेक्सिस कहलाएगा, ठीक है। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, हम पढ़ रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो हमें पता है कि न्यूरॉन चाहे जो भी होगा या नर्व जो भी होगा तो वो कोलिनर्जिक ही होगा ना, एसिटाइलकोलिन को ही तो रिलीज करेगा। सो फर्क सिर्फ ये है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में आपके पास जो रिसेप्टर होते हैं वो मस्करीनिक होते हैं, जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम में आपके पास जो रिसेप्टर होते हैं वो एड्रीनर्जिक अल्फा बीटा रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। ये फर्क है दोनों में, ओके। सो अब चूंकि ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है तो यहाँ पे आपके पास रिसेप्टर M1 M2 M3 जितने भी मस्करीनिक रिसेप्टर्स है वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो अब पल्मोनरी प्लेक्सिस जो है वो इनर्वेट करता है लंग्स को, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल, इधर से एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। एसिटाइलकोलिन जो है वो इस लंग्स के जो ब्रोंक्यूल्स है उसमें M3 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा, यानी ब्रोंक्यूल्स को या लंग्स को जो है कंट्रैक्ट करेगा। अब देखो सिंपैथेटिक में हमने क्या बोला था कि वहां पे जो लंग्स थे या जो ब्रोंक्यूल्स थे सिंपैथेटिक में वो डायलेट हो रहे थे ना, ताकि आप इमरजेंसी सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को हासिल कर सको, ब्रीथिंग आप जल्दी जल्दी ले सको, ठीक है। जबकि रेस्टिंग में तो आपको मतलब क्विक या रैपिड ब्रीथिंग या ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती ना, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ड्यूरिंग पैरासिम्पैथेटिक या ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज आपके जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो लंग्स होते हैं, वो वापस कंट्रैक्ट कर जाते हैं क्योंकि आपको ज्यादा एक्सेसिव ब्रीथिंग की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा पैरासिम्पैथेटिक में, जबकि सिंपैथेटिक में क्या होता था, वहां पे ब्रोंको डायलेशन हो रहा था, ठीक है। सेकंड कार्डिक प्लेक्सिस इनर्वेट करता है हार्ट को, तो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन जो रिलीज होगा वो हार्ट के ऊपर जो M2 रिसेप्टर है, ठीक है, हार्ट पे M2 रिसेप्टर पे बाइंड होगा। M2 रिसेप्टर जो होता है ये इनहिबिटरी होता है, मतलब ये इनहिबिटरी एक्शन करता है जब इस पे कोई एसिटाइलकोलिन आके बाइंड होता है M2 रिसेप्टर पे, ठीक है। और ये M2 रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ पे, हार्ट पे। देखो हार्ट पे M2 है ना, हार्ट के अलावा बाकी जितने भी ऑर्गन्स है, लंग्स है, किडनी है, लिवर है आपके पास, स्टमक है, सब में M3 रिसेप्टर है, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो हार्ट है, हार्ट में आपके पास M2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन M2 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और हार्ट रेट जो है उसको भी कम करेगा, हार्ट का जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है वो भी कम होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो गैस्ट्रिक प्लेक्सिस है वो स्टमक को इनर्वेट करता है, तो ये जो है क्या करेगा, यहाँ पे स्टमक में जो M3 रिसेप्टर है, M3 रिसेप्टर के ऊपर एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा, जिसकी वजह से स्टमक की जो गैस्ट्रिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस की जो सिक्रीशन होती है वो इंक्रीज कर जाएगी। अब गैस्ट्रिक एसिड जो HCl होता है, ठीक है, और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता भी होगा, बेसिक चीज है। मोटिलिटी का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो सिक्रीशन स्टमक की इंक्रीज होगी, स्टमक की जो मोटिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और जो डाइजेशन है वो भी, डाइजेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके बाद जो रीनल प्लेक्सिस है इनर्वेट करता है किडनी को, तो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन जो रिलीज होगा वो किडनी पे जो M3 रिसेप्टर है उस पे बाइंड होगा और किडनी का जो यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है जब आप रिलैक्स होते हो, रेस्टिंग स्टेज में होते हो, तो आपकी यूरिनेशन ज्यादा होती है ना, तो यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और हेपेटिक प्लेक्सिस, हेपेटिक का मतलब है लिवर, वो प्लेक्सिस जो कि लिवर को इनर्वेट करता है उसको हम हेपेटिक प्लेक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो हेपेटिक प्लेक्सिस में क्या होता है कि ये जो लिवर है, लिवर में M3 रिसेप्टर पे जब एसिटाइलकोलिन बाइंड होगा तो ये लिवर में ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है कि जिसमें ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की शक्ल में लिवर में, ग्लूकोज स्टोर होगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में, इसी को हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, और ये होता है M3 रिसेप्टर की वजह से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पेंक्रियास है, पेंक्रियाटिक प्लेक्सिस है जो कि पेंक्रियास को इनर्वेट करता है। पेंक्रियास में भी आपके पास जो मस्करीनिक रिसेप्टर होता है उस पे एसिटाइलकोलिन जो है वो बाइंड करेगा, और जो पेंक्रियास का जो बीटा सेल होता है, पेंक्रियास की बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है ना, और इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ठीक है। जाहिर सी बात है आप रेस्टिंग स्टेज में हो, तो रेस्टिंग स्टेज में आपको ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ग्लूकोज की नीड नहीं होती, तो जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो ड्यूरिंग पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन वो क्या करता है, इंसुलिन जो है वो ज्यादा रिलीज होता है, और इंसुलिन ज्यादा रिलीज होगा तो वो ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में कम करेगा, ठीक है। तो ये सीन होता है। तो बेसिकली इंसुलिन जो रिलीज होता है पेंक्रियास से वो बीटा सेल से रिलीज होता है। पेंक्रियास में डिफरेंट सेल होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल। तो जो अल्फा सेल होता है पेंक्रियास का वो ग्लूकागोन रिलीज करता है, और जो पेंक्रियास का बीटा सेल होता है वो इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज लेवल को कम करता है ना, और जो ग्लूकागोन है वो ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब एसिटाइलकोलिन जो है वो
पेंक्रियास के मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो पेंक्रियास का इंसुलिन जो है वो ज्यादा रिलीज होगा, बीटा सेल जो है वो ओवर एक्टिव होंगे, तो इंसुलिन ज्यादा रिलीज होगा तो ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में जो ग्लूकोज के जो लेवल होता है वो क्या होता है कि वो आपके पास डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीलियक प्लेक्सिस है, ठीक है। सीलियक प्लेक्सिस जो कि आपके इंटेस्टाइन को इनर्वेट करते हैं। अब यहाँ पे M3 रिसेप्टर पे स्टाइलकोलिन बाइंड होगा तो आपके इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है वो भी इंक्रीज करेगी, इंटेस्टाइन की जो डाइजेस्टिव जूसेस की जो सिक्रीशन है वो भी ज्यादा होगी, इसके अलावा जो एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के थ्रू वो भी ज्यादा होगी, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन को आप लोग ऑलरेडी फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हो डिटेल में कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है और उसके डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह। तो ये फंक्शंस होंगे एसिटाइलकोलिन के इंटेस्टाइन में ड्यूरिंग पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन या फिर ड्यूरिंग पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास था कुछ पैरासिम्पैथेटिक के न्यूरॉन्स के बारे में। हमने अभी क्या किया, हमने अभी सिर्फ क्रेनियल जो रीजन था वो हमने कवर किया। मैंने आपको क्या बोला था इससे पहले, जो लोकेशन मैंने आपको समझाई थी पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स की, उसमें मैंने आपको ये बात बोली थी कि जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन होते हैं वो क्रेनियल रीजन से भी निकलते हैं और सैक्रल से भी निकलते हैं, तो दोनों को मिला के हम कहते हैं कि क्रेनियो सैक्रल रीजन जो है यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन निकलते हैं, ठीक है। तो क्रेनियल रीजन तो हमने खत्म कर लिया, फिनिश कर लिया। अब जो है हम लोग सैक्रल रीजन की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब हम लोग सैक्रल रीजन की बात करते हैं। तो सैक्रल रीजन में S2 से लेकर S4 तक का जो रीजन है यहाँ से निकलते हैं पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स, ठीक है, जो कि ज्वाइन होके बनाते हैं क्या, पेल्विक स्प्लेंचनिक नर्व। पेल्विक स्प्लेंचनिक नर्व वो नर्व होता है जो कि पेल्विक ऑर्गन्स को इनर्वेट करता है, ठीक है। पेल्विक ऑर्गन्स जैसा कि आपके पास यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है, और इसके अलावा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो उसको इनर्वेट करता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर को भी इनर्वेट किया इसने, और इसके अलावा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी इनर्वेट किया, ठीक है। तो क्या क्या फंक्शन है इसका कि यहाँ पे जो एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा ना इनसे, क्योंकि ये तो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स है, एसिटाइलकोलिन जो है वो इस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर M3 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और यूरिनरी ब्लैडर की कंट्रैक्शन करेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, हमें पता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर होता है। अब ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज, जब आप रेस्ट में होते हो ना, तो उस टाइम आपको यूरिन ज़्यादा आता है। तो वो क्यों आता है, क्योंकि आपके ब्लैडर में जो यूरिन स्टोर था पहले, अब जो ब्लैडर है वो कंट्रैक्ट कर रहा है, तो कंट्रैक्शन की वजह से यूरिन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा ना कि आउट निकल जाए वो, ठीक है। सो इस वजह से रेस्टिंग स्टेज में जो है क्या होता है कि ब्लैडर की कंट्रैक्शन होती है एसिटाइलकोलिन की वजह से, M3 रिसेप्टर की वजह से। जबकि जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर मसल है ये रिलैक्स होता है, जो ये वाला है एरो मैंने लेबल लगाया हुआ है, ठीक है। सो दिस यूरिथ्रल स्फिंक्टर विल रिलैक्स, ठीक है, क्योंकि ब्लैडर कंट्रैक्ट होगा तो यूरिन आगे मूव करेगा, तो आगे जब स्फिंक्टर मसल रिलैक्स होगा तो तभी जो है यूरिन जो है वो यूरिथ्रा से बाहर एग्जिट होगा ना। जब यूरिथ्रल स्फिंक्टर मसल रिलैक्स नहीं होगा, ये भी कंट्रैक्ट होगा और ब्लैडर दोनों कंट्रैक्ट होंगे, तो उस केस में तो आप यूरिनेशन नहीं कर सकोगे ना। सो इस वजह से यूरिथ्रल जो स्फिंक्टर मसल है वो रिलैक्स होगा और ब्लैडर जो है वो कंट्रैक्ट होगा, ठीक है, तभी आपको जो है रेस्टिंग स्टेज में जो है यूरिनेशन आती है। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन जो है वो मस्करीनिक रिसेप्टर पे बाइंड होके जो क्लाइटोरस है, क्लाइटोरस की इंगोर्जमेंट करता है, ठीक है। क्लाइटोरस इंगोर्जमेंट का मतलब ये होता है ना कि जो क्लाइटोरस टिश्यू होता है उसमें ब्लड ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्लाइटोरस टिश्यू में भी एरेक्शन होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एरेक्शन कॉज करता है एसिटाइलकोलिन बाय बाइंडिंग टू द मस्करीनिक रिसेप्टर, ठीक है। तो ये कुछ पेल्विक ऑर्गन्स के फंक्शंस थे जिनको कंट्रोल करता है पेल्विक स्प्लेंचनिक नर्व, जो कि बनता है किससे, सैक्रल रीजन के पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन से मिलकर, ठीक है। सो हमने क्रेनियोसैक्रल रीजन पढ़ लिया, ठीक है, और हमने जो है सर्वाइकल रीजन थोरैकोलम्बर रीजन भी हमने जो है वो पढ़ लिया। ये जो बार बार ये स्प्लेंचनिक या स्प्लेंकनिक कोई इसको पढ़ता है ना, तो ये जो बार बार स्प्लेंचनिक वर्ड रिपीट हो रहा है, इस स्प्लेंचनिक वर्ड का क्या मतलब है। स्प्लेंचनिक वर्ड का मतलब होता है जो भी हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है जिनको हम विजरा भी कहते हैं, ठीक है। तो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जो विजरा है ये बेसिकली उसको रिप्रेजेंट करता है। स्प्लेंचनिक का मतलब होता है इंटरनल बॉडी विजुअल ऑर्गन्स, ठीक है। अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी ऑन करें।